Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 4th of September 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट पहला एडिटोरियल तो आज थोड़ा सा पॉलिटिकल है, तो इसलिए इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एडिटोरियल, यस, ऑनवर्ड सनवर्ड, आदित्य L1 गिव्स इंडिया स्पेस प्रोग्राम वन मोर बाउंड्री टू पुश। तो जो अभी अ, जो एल आदित्य L1 मिशन जो छोड़ा गया था सैटरडे को, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल उसके कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही जो है सॉफ्ट लैंड कराया था रोबोटिक लैंडर और रोवर जो मून के साउथ पोलर रीजन पे, और उसके बाद जो इंडिया ने जो है अपना फर्स्ट स्पेस मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इसरो का जो डोमिनेंस या इस फील्ड में जो एक तरह से एडवांसमेंट है वो देखने को मिल रहा है ना। ठीक है ना। तो ऑथर ने भी ये कहा कि दिस विजनेट illustrates a certain maturity on the part of the Indian space program। उसमें क्या क्या है, पहला पॉइंट तो उसने बताया कि इट एंटर्स अ फेज वेयर इट्स ग्रोथ फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इंटरनेशनल लीडरशिप इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। कि जो इसका जो एक तरह से उस फेज में आ गया कि जो स्ट्रेंथ है वो दिन प्रतिदिन एक तरह से बढ़ती जा रही है, और जो इंटरनेशनल लीडरशिप है उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से उसी के उनके साथ उनकी बराबरी के उसमें एक तरह से उसमें पहुंच गया है। ठीक है ना, लीड में। आदित्य L1 विल स्टडी द क्या क्या करने वाला है, तो आदित्य L1 जो है इट विल स्टडी द सन इन मल्टीपल वेवलेंथ विद इट्स शूट ऑफ 7 इंस्ट्रूमेंट्स। कल हमने बात भी की थी कि उसके 7 पेलोड्स ऑन बोर्ड जो गए हैं उनके रिगार्डिंग, तो उसमें से 4 तो जो है वो रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से डाटा को वो करेंगे, और 3 जो है वो उनमें से इन सीटू। इन सीटू का मतलब है बाय डायरेक्टली सैम्पलिंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस, कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस पे उसी जगह जो है वो काम करेंगे। और जो रिमोट सेंसिंग है वो मतलब दूर से डाटा को जो है वो ट्रांसमिट वाला काम करेंगे। ठीक है ना। तो 7 टोटल इंस्ट्रूमेंट जो उस पे भेजे गए हैं। ठीक है ना। और क्योंकि सन जो है स्टिल होल्ड्स मैनी सीक्रेट्स, ऐसा नहीं है कि सन के सारे राज हम जानते हैं। हालांकि बहुत सारे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो सन के अंदर छुपे हुए हैं, उसके सरफेस से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे अभी भी रहते हैं। ठीक है ना। इसमें से एग्जाम्पल भी दिए हैं ऑथर ने कुछ यहाँ पे, जैसे कि उसमें से हम सोलर विंड की बात करते हैं। ठीक है ना। सोलर विंड बेसिकली क्या है, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट स्ट्रीम आउट फ्रॉम द सन इनटू स्पेस। ठीक है ना। सन से जो निकलने वाली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है उसको सोलर विंड कहते हैं। तो वो अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है ना। तो आदित्य L1 की जो फाइंडिंग्स रहेंगी, दीज कुड इन्फॉर्म द फ्यूचर स्पेस मिशन एज वेल। तो फ्यूचर के जो मिशन होने वाले हैं सन की स्टडी से रिगार्डिंग, उसमें भी इसकी हेल्प मिलने वाली है। इस मिशन से जो भी आउटकम्स आने वाले हैं, इससे इंफॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है ना। अदर्स आर मिस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे जो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड नहीं है। ठीक है ना। जो कि साइंटिफिक थ्योरीज हम जो आज की प्रेजेंट डे की जानते हैं उनसे भी वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दिया उसने, आर्केटाइपल एग्जांपल इज द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है ऑप्शन के रूप में भी और वैसे भी, कि व्हाट इज कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। तो कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम ये है कि जो अपर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर की, इट इज 1000 टाइम्स होटर देन द सन सरफेस। जो सन का सरफेस है उसके कंपैरिजन में अगर जो सन की अपर मोस्ट लेयर देखें तो वो जो है वो 1000 टाइम उससे ज्यादा हॉट है। तो इसको बोलते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। जो कोरोना है वो ज्यादा हीट, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। ठीक है ना। और थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, 1000 टाइम से भी ज्यादा जो है वो होटर है। तो ये सब मिस्ट्री या प्रॉब्लम है जो अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसरो की बात करते हैं, तो इसरो ने इस मिशन के थ्रू अपने जो है एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है टू हैंडल कॉम्प्लेक्स नेविगेशनल टास्क इन इंटरप्लैनेटरी मिशन। जो भी इंटरप्लैनेटरी मिशन है उनमें जो सिचुएशंस आती हैं, कॉम्प्लेक्स नेविगेशनल इश्यूज आते हैं, उनको एक तरह से अच्छी तरह से हैंडल करने की एबिलिटी को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है ना। हालांकि इसमें हमने हेल्प जरूर ली है, फॉरेन स्पेस एजेंसीज के साथ हमने कोलेबोरेशन में काम किया और उनकी हेल्प भी ली है। एंड द अटेंडेंट स्किल्स विल बी ब्रॉट टू बियर ऑन आदित्य L1 एज वेल। ठीक है ना। तो वही है कि एक तरह से एक और पुश दिया है जो सोलर फिजिक्स कम्युनिटी है उसके लिए, जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है इससे। ठीक है ना। तो दिस इट, आगे देखते हैं। आज का एक एडिटोरियल है, यस, आर्टिकल इज द राइज एंड फॉल ऑफ द रशियन वॉरलॉर्ड। तो बेसिकली जो जून 24 की अगर बात करें, तो जो येवजेनी प्रिगोजिन थे, द लीडर ऑफ द रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जिसको हम बोलते हैं द वैगनर ग्रुप, इट मार्च हिज ट्रूप्स टू
within 200 kilometers of Moscow protesting against the Russian defense ministry के अगेंस्ट उन्होंने म्यूटनी कर दी थी। हालांकि ये म्यूटनी जो है विद इन अ डे जो है एंड कर दी गई थी विद द इंटरवेंशन ऑफ द बेलारूसियन प्रेसिडेंट। द वैगनर ग्रुप वाज एक्साइल्ड टू बेलारूस इन एक्सचेंज फॉर क्रिमिनल कम्युनिटी, उसको जो है एक्साइल कर दिया था बेलारूस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो इनके चीफ थे या हेड थे उनकी डेथ भी हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज आए हैं उनको ओथ ने यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट किया है। तो जो काम की चीजें जानने लायक हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट उनको हमने हाईलाइट किया है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो प्रोगेजिन की जो डेथ हुई है जो भी प्लेन क्रैश में हुई है, विल हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन द वॉर इन यूक्रेन। तो उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला यूक्रेन वार पे, क्यों? बिकॉज वैगनर ग्रुप हैड पुल्ड आउट ऑफ यूक्रेन अ फ्यू वीक्स अगो, पहले ही वो पुल आउट कर चुका था यूक्रेन वॉर से, ठीक है ना। और लेकिन जो उसकी डेथ है इट कुड अफेक्ट द ग्रुप इटसेल्फ, ग्रुप पे जरूर इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है वो वाइप आउट हो चुकी है और जो ग्रुप है उसके पास अभी कोई क्लियर लीडरशिप स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अनसर्टेन है कि कौन जो है उसको टेक ओवर करेगा। कयास ये भी लगा जाने कि डिफेंस मिनिस्ट्री में ही वो मर्ज कर दिया जाए या फिर ये सोच रहे हैं कि उसको एक जो इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जो है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। The Wagner Group will probably continue as a Russian proxy force in West Asia and Africa as it is an instrument of Russian influence abroad and has billions of dollars in assets in Africa। हालांकि अब भी प्रोबेबली यही है कि ये कंटिन्यू करेगा रशियन प्रॉक्सी फोर्स के रूप में इन वेस्ट एशिया एंड अफ्रीकन रीजन में, ठीक है ना। द मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज दैट जो ये इवेंट्स हुए हैं उनसे जो मैसेज है जो रशियन रेजिम ने वो भेजा है वो ये है कि द रेजिम इन रशिया रिमेन्स स्टेबल डिस्पाइट द म्यूटनी, कि म्यूटनी करने के बाद भी जो वैगनर ग्रुप ने म्यूटनी की थी उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है या जो रशियन रेजिम है वो अभी भी स्टेबल है डिस्पाइट प्रिगोजिन्स डेथ एंड डिस्पाइट द सैंक्शंस, कि इन सब इवेंट्स के बावजूद भी जो है स्टेबल सिचुएशन में जो है रशियन रेजिम अभी भी है। जो सैंक्शंस लगे हुए यूक्रेन वॉर के चलते वो जो वैगनर ग्रुप के टॉप लीडर थे उनकी डेथ हो गई है वो, और जो उन्होंने म्यूटनी की थी उससे पहले वो, इन सब के चलते भी वो है। ओवरऑल देयरफॉर प्रोगेजिन डेथ विल हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन रशियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बहुत लिटिल इम्पैक्ट रहने वाला है। और ऑन मिस्टर पुतिन्स इन्फ्लुएंस, हिज डेथ माइट एनेबल मिस्टर पुतिन टू एक्सर्ट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द वैगनर ग्रुप। हालांकि ये और कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि उसके डेथ के बाद जो कंट्रोल है जो मिस्टर पुतिन का है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और जो वैगनर ग्रुप की एक्टिविटीज है उनके ऊपर, ठीक है ना। आगे देखते हैं मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, एक बात चल रही है। तो हालांकि हम मेजर प्रोड्यूसर जरूर है, फूड प्रोड्यूसर हैं और हम एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी स्कीम्स भी हमने चलाई हुई हैं, हमारा सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वर्ल्ड में, लेकिन इसके बावजूद इंडिया स्टिल ग्रैपल्स विद सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, हंगर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। इसके बावजूद भी हमें सिग्निफिकेंट लेवल पे फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, हंगर देखने को मिलता है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें 2022 की रिपोर्ट की, तो इट हैज रैंक्ड इंडिया 107 अमंग 121 कंट्री। तो 121 कंट्री में 107 हमारी रैंक थी, काफी पीछे थे और हम लगभग नाइजीरिया से और पाकिस्तान से भी पीछे थे जिनकी रैंक 99 और 103 और 99 थी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जीएचआई जो है वो एक कॉम्पोजिट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है और ये अंडर नरिशमेंट और हंगर को ट्रैक करता है एट नेशनल लेवल अक्रॉस तीन डायमेंशन पे जो है मेनली मेजर करता है। क्या क्या है वो 3 डायमेंशन? पहला है कैलोरी अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन और तीसरा है अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो ये इन 3 पैरामीटर्स पे जो है वो उनको मेजर करता है 3 डायमेंशन पे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, जो सोफी रिपोर्ट 2022 की हमने बात की थी अभी 2-4 दिन पहले एडिटोरियल में, तो उसमें ये बताया था इंडिया इज होम टू 224.3 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल। 2022 में इंडिया में लगभग 22.4 करोड़ जो है अंडर नरिश जो है लोग रह रहे थे, ठीक है ना। फिर स्टेट हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो यूजुअली 4 जो इंडिकेटर्स हैं उन पे उनको यूज करके कंप्यूट किया जाता है। वो 4 क्या थे? प्रेवलेंस ऑफ कैलोरी अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग वेस्टिंग एंड द मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो इन 4 बेसिकली इंडिकेटर्स को वो काउंट करके जो है वो प्रेवलेंस बताता था, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टेट हंगर इंडेक्स की बात करें जो स्टेट लेवल पे जो नेशनल लेवल पे एक्चुअली किया जाता है, इट कैलकुलेटेड यूजिंग द सेम इंडिकेटर्स, वो सेम ही इंडिकेटर्स यूज करते हैं लेकिन जो कैलोरी अंडर नरिशमेंट है उसको रिप्लेस करके दिया जाता है बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू, अंडर नरिशमेंट के थ्रू, ठीक है ना, अमंग द वर्किंग एज पॉपुलेशन।
क्योंकि जो कैलोरी अंडर नरिशमेंट का डाटा है वो 2012 से जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह बॉडी मास इंडेक्स जो है अमंग द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो यूज किया जाता है, तो बाकी इंडिकेटर जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर ऑथर ने बात की है कि जो एसएचआई स्कोर, जो स्टेट हंगर इंडेक्स जो स्कोर देता है, उसका स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच होता है, और अगर हायर स्कोर है तो मतलब आपके पास, आपके यहाँ ज़्यादा हंगर है। तो स्कोर जो 5 कैटेगरी में बेसिकली बांटा है, 10 से नीचे का स्कोर जो है वो सिग्निफाई करता है लो हंगर, 10 से 20 का जो है वो मॉडरेट बताता है, 20 से 30 सीरियस बताता है, 30 से 40 अलार्मिंग, और 50 और उससे अबव जो है तो मतलब एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। तो जो एसएचआई का डाटा देखें तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो 35 उनका स्कोर रहा है, और जिससे उन्होंने अलार्मिंग कैटेगरी में उनको रखा गया है। जो हमारे नेशनल एवरेज है वो 29 है, ठीक है ना। और जो स्टेट्स है गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, वो जो है नेशनल एवरेज से इन सब ने जो है ऊपर जो है स्कोर किया है। अगर इन स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखें तो वो जो है लगभग अफ्रीकन नेशन जैसे कि हैती, नाइजर, लाइबेरिया और सियरा लियोन, इन सबके साथ जो है वो रिजेंबल करती है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो ये इसने अच्छा परफॉर्म दिखाया और इसका स्कोर जो है 12 रहा है। वहीं सिक्किम, पुडुचेरी और केरल का जो स्कोर है वो बिलो 16 रहा है। जो स्टेट्स हैं ये वाली, जो सिक्किम, पुडुचेरी और केरल की बात की हमने की है, जिनका स्कोर 16 से कम है, उनके अलावा मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट हंगर वाली कैटेगरी में स्टेट्स आती हैं। और बाकी स्टेट जो हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से नीचे यानी कि 29 से नीचे स्कोर किया है और 20 से जो है वो ज़्यादा स्कोर किया है, उनको जो है सीरियस हंगर वाली कैटेगरी में रखा गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसने लो हंगर वाली कैटेगरी में रखे हो, मतलब जिसका 10 से जो है 0 से 10 के बीच स्कोर रहा हो। ठीक है ना, तो ये है। ओवर द लास्ट हाफ डिकेड की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो जीएचआई स्कोर है वो डिटेरियोरेट होता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है ना, और इसका प्राइमरी रीजन क्या है? इंक्रीजिंग जो प्रेवलेंस है कैलोरी अंडरनरिशमेंट की, उसकी बात है। तो अगर एफएओ के डाटा की बात करें या उसकी बात करें तो जो प्रोपोर्शन है कैलोरी अंडरनरिशमेंट का इंडिया में, वो काफी ज्यादा बढ़ा है सिंस 2017, और वो लगभग 2020 में 16.3% तक पहुंच गया था, विच इज इक्विवेलेंट टू द 2009 स्टैटिस्टिक्स। जो 2009 के स्टैटिस्टिक्स थे उसके लगभग इक्विवेलेंट ये पहुंच गया है। ऑथर ने फर्दर ये भी किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया कि इसको एम्पिरिकली एविडेंस के थ्रू जो है इसको जो है वो नलीफाई कर सके। हालांकि डिस्प्यूट जरूर करते हैं कि जो उसका मेथोडोलॉजी है वो गलत है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस एम्पिरिकली प्रोवाइड नहीं किया गया जिससे उस डिस्प्यूट को जो है वो क्लैरिफाई किया जा सके या अपना स्टैंड रखा जा सके। फेसिंग द रियलिटी, तो while the GHI has faced significant criticism जरूर मिल रहा है from experts regarding the its conceptualization, indicator selection और aggregation methods, लेकिन it does provide critical insight into the state of undernourishment and child nutrition। तो हालांकि बिल्कुल क्रिटिसिज्म मिल रहा है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये इंसाइट जरूर प्रोवाइड कर रहा है कि जो अंडर नरिशमेंट की जो सिचुएशन है, चाइल्ड न्यूट्रिशन की सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। तो इंडिया की जो पुअर परफॉर्मेंस है जीएचआई में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इट इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू द इट्स हाई प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो जाहिर सी बात है इन दो कारणों से बेसिकली प्राइमरली हो रही है, एक तो प्रेवलेंस जो है अंडर नरिशमेंट की वो, और जो चाइल्ड न्यूट्रिशन देखने को हमें मिल रहा है वो। तो इंडिया फ्रेंड्स अनफेवरेबली इन चाइल्ड वेस्टिंग में हमारा काफी अनफेवरेबल जो है वो रिकॉर्ड है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की हम बात करें तो इट इंडिकेटेड दैट 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड एंड अंडरवेट। लगभग 1/3 जो बच्चे हैं वो अंडर 5 की एज में, 0 to 5 वाली एज में, मतलब वो स्टंटेड है और अंडरवेट है, और जो 1/5 अगर देखें चाइल्ड, वो सफर करते हैं वेस्टिंग से। ठीक है ना, तो डिस्पाइट इंडिया नोटेबल प्रोग्रेस इन एलिवेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, हालांकि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी तो काफी हद तक कम की है पिछले 15 सालों में, लेकिन ये जो डाटा है ये इंडिकेट करता है कि challenges still persist in addressing the disparity in food insecurity and hunger and child malnutrition। इन फील्ड में फूड इनसिक्योरिटी और जो हंगर है और चाइल्ड malnutrition के चैलेंज अभी भी जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन। तो डाटा पॉइंट में जो आज बात की गई है वो कही है, जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2021 के थ्रू डाटा लिया गया यहाँ पे, एंड इट शोज दैट द फेलियर to meet the WHO's guidelines on reducing PM2.5 particulate matter 2.5 pollution to 5 microgram per meter cube would cut global life expectancy by 2.3 ईयर। तो जो ग्लोबल लेवल पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 2.3 ईयर से जो वो कट हो जाएगी, अगर जो है WHO के जो गाइडेड जो PM2 पार्टिकुलेट मैटर्स के जो रिड्यूस करने के जो उन्होंने जो
मेजर्स जो सजेस्ट किए हैं वो नहीं अचीव कर पाते हैं। तो AQI डाटा जो है इट एम्फेसाइजेस दैट एम्बिएंट पार्टिकुलेट पोल्यूशन पोजेस द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। एक्सटर्नल ह्यूमन हेल्थ पे जो है, एक्सटर्नल रिस्क अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ की, तो सबसे बड़ा जो है वो है जो एम्बिएंट पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो साउथ एशिया जो रीजन रहा है, इट इज द सेंटर ऑफ द क्राइसिस। वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है 2013 से 21 के बीच में रहा है, एंड इसमें लगभग ये 9.7% से जो है वो बढ़ गया है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है बढ़ गया है, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पे जो है रीजन में, वो एडिशनली जो है 6 मंथ से जो है कम होने वाले, पूरे रीजन की बात की जाए यहाँ पे। फिर रीजन में बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल जो है, एंड पाकिस्तान, जहाँ पे 22.9% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो रहती है, आर द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज जो है ये वर्ल्ड की जो है वो मानी गई हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश की बात करें तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है 2021 में जो है, और इसने लगभग एवरेज अगर देंगे तो 6.8 ईयर्स ऑफ लाइफ जो है लॉस किए ड्यू टू एयर पोल्यूशन नॉट मीटिंग WHO गाइडलाइन। जो WHO की गाइडलाइन थी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वाली, वो ना फुलफिल होने से जो है लगभग एवरेज 6.8 ईयर्स ऑफ लाइफ जो है लॉस किए गए हैं, ठीक है ना। चाइना हालांकि ये बोला स्टैंड आउट उसने किया है, क्योंकि उसने पोल्यूशन को कम करने में थोड़ी सक्सेस दिखाई है बाई स्टेजरिंग 42.3% फ्रॉम 2013 टू 2021 एंड एक्सटेंडिंग द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट पॉपुलेशन बाय 2.2। तो लगभग उसने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अपनी पॉपुलेशन की वो बढ़ाई है 2.2 ईयर्स से, ठीक है ना। वही है कंट्री की जो पॉलिसी इनिशिएटिव है कॉम्बैट पॉल्यूशन 2014 में जो उसने लेते हैं, उसको मेनली एट्रीब्यूटिंग बताया है इस उसके लिए, ठीक है ना। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2021। पार्टिकुलर पॉल्यूशन जो है वो ग्रेटेस्ट थ्रेट रहा है ह्यूमन हेल्थ के लिए इंडिया की, अगर हम बात करते हैं। और डाटा जो है वो रिवील करता है कि ये फर्दर राइज इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पोल्यूशन फ्रॉम 56.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन 2020 टू 58.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन 2021, एक्सीडिंग द WHO गाइडलाइन बाय मोर देन 10 टाइम्स। तो WHO की जो गाइडलाइन है उससे लगभग 10 गुना जो है वो ज्यादा बढ़ा है, ठीक है ना। तो एवरेज इंडियन की जो रेजिडेंट है उसके लगभग 5.3 ईयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ईयर्स वो लूज कर रहा है, अगर WHO के गाइडलाइन जो है वो मेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें जो बाकी डिजीज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो उन्होंने जो एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटाई है वो 4.5 ईयर्स की है। वहीं पे अगर चाइल्ड और मैटरनल मेल न्यूट्रिशन की बात करें तो उसने जो है 1.8 ईयर्स के अराउंड जो है वो रिड्यूस किया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन वाला जो पार्टिकुलर मैटर की वजह से जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है। दिल्ली की बात करें, द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, 18 million people could lose 11.9 years of life expectancy relative to the WHO guidelines and 8.5 years of life expectancy relative to the national guidelines if current pollution level persist। अगर अभी के जो लेवल्स हैं उसी पे चलते रहे तो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो 18 मिलियन पीपल जो है वो लगभग 11.9 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस करने वाले हैं। और अगर हम नेशनल गाइडलाइंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो 8.5 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हम वो लूज करने वाले हैं, ठीक है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स अगर इंडिया के देखें, दीज आर होम टू ओवर हाफ अ बिलियन पीपल एंड 38.9% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो इंडिया के लगभग 38.9% पॉपुलेशन रहती है और लगभग हाफ बिलियन पीपल जो है इस नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में रहते हैं, एंड इट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन एज पर द डाटा। In the northern plains, the average resident is said to lose about 8 years of life expectancy if pollution level persists and policies do not succeed in reducing pollution to levels as prescribed WHO। वही बात है कि अगर WHO के लेवल को नहीं हम वो करते हैं और पोल्यूशन लेवल इसी तरह से परसिस्ट करेंगे तो लगभग 8 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो एवरेज रेजिडेंट जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग डाटा पॉइंट टुडे। आगे देखते हैं टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आज क्या है। तो स्टेटस ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो क्या क्या हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में किए हैं। हाउ हैव पेमेंट मेथड्स एंड पुलिस स्टाफ इन्फॉर्मेशन कमीशन अंडरमाइंड द एक्ट, कि दोनों चीजों ने किस तरीके से अंडरमाइन किया एक्ट को। तीसरा ऑथर ने बोला है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर एन आरटीआई ऑनलाइन मीन सिंप्लीफाइड, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो मेथड किया गया उससे आरटीआई का जो एप्लीकेशन वो सिंप्लीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो पब्लिक है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं जो आरटीआई प्रोसेस है उससे और उसकी फंक्शनिंग से। तो यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स ऑथर ने पूछे हैं कि 13 साल बाद अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को देखें तो it helped citizens obtain information data from central and state institutions that are not readily available in the public domain, ठीक है ना। अलाउ करता है किसी भी सिटीजन को टू मेक रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू डेटा डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन द गवर्नमेंट्स पोजेशन, ठीक है ना। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक माना जाता है पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्सेस लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड में, ठीक है ना। लेकिन रिसेंट ईयर्स में देखें तो एक्टिविस्ट ने काफी चिंता जताई है कि जो सिस्टम है वो कम इफेक्टिव बना दिया गया है, ठीक है ना।
और जिसकी वजह से जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो कम अकाउंटेबल रह गए हैं। हैज़ द आरटीआई एक्ट बीन अमेंडेड? अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहले आरटीआई एक्ट में एक एग्जम्पशन दिया हुआ था। इट प्रोहिबिट द पर्सनल डेटा डिस्क्लोजर ऑफ सिटीजंस बाय द गवर्नमेंट अनलेस देयर इज एन ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन डूइंग सो। जब तक कोई ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट उसमें नहीं था तब तक जो है जो पर्सनल डाटा था उसका डिस्क्लोजर जो है वो रोका जा सकता था। लेकिन जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का आया था, इट अमेंडेड दिस क्वालिफाइड प्रोहिबिशन इनटू ए टोटल प्रोहिबिशन। इसने जो क्वालिफाइड प्रोविजन है उसके टोटल प्रोहिबिशन बता दिया है। तो उसने यहाँ पे दो चीजें कंसर्न जताई है कि इट also concerned that powerful public officials would evade accountability by invoking this blanket ban on disclosing personal information, कि इस चीज को इन्वोक करके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी जो है वो इवेड कर दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, जो सोशल ऑडिट्स हैं एक तरह से जैसे कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरह से ओथन ने एग्जाम्पलीफाई किया कि उसको भी इम्पॉसिबल कर दिया है कि वो भी अब नहीं हो पाएंगे अगर यही रहेगा। ठीक है ना। तो पास्ट अमेंड्स की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अमेंडमेंट होता है 2019 में भी हुआ था, उसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट को यूनिलेटरल पावर दी गई थी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड टू फिक्स द सैलरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है ना। तो हाउ एल्स द आरटीआई एक्ट इज अंडरमाइंड, और किस तरीके से उसकी जो वैल्यू है वो अंडरमाइन की गई है। तो आरटीआई एक्ट अपने आप में ऑथर ये कहना चाहिए द ओनली वे एक्टिविस्ट सी द ट्रांसपेरेंसी इट हैज अशर्ड इन अंडरमाइंड। तो सिर्फ यही नहीं कि आरटीआई एक्ट के थ्रू ही जो आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए उनके थ्रू ही जो है सिर्फ अंडरमाइन हुई है उसकी अथॉरिटी या उसका जो प्रोसेस है या आरटीआई की जो एक तरह से पोजीशन है वो, और भी तरीके हैं। जैसे आरटीआई एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपेंडेंट है सबऑर्डिनेट रूल्स मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑथर ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अगर सिंपल मैटर आप देखें कि पेमेंट मेथड का, तो पब्लिक अथॉरिटी जो है कैन एक्सेप्ट इज लेफ्ट टू द स्टेट्स टू डिसाइड। तो ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया था कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे जो है पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है। तो कुछ स्टेट जो है वो जैसे आईपीओ को रिसीव नहीं करती हैं, वो कहते हैं कि चेक बनवाइए या डिमांड ड्राफ्ट बनाइए। तो यानी कि एक तरह से थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है कि आप पहले कोर्ट ऑर्डर के थ्रू जो है आप चेक बनवाएंगे या फिर आप जो है एफिडेविट बनवाएंगे उसके लिए एक तरह से। ठीक है ना, सिविल कोर्ट से, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, तो वो भी एक तरह से प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है ना। फिर जो अपॉइंटमेंट्स है इंफॉर्मेशन कमीशन का, इट इज स्टार्ट प्रोसेस, तो उससे जो है जाहिर सी बात है जो कॉन्फिडेंस है आरटीआई फ्रेमवर्क में वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन जरूर हो रहा है। ठीक है ना। फिर ऑनलाइन आरटीआई की बात की ऑथर ने कि व्हाट अबाउट ऑनलाइन आरटीआई। तो ऑनलाइन आरटीआई ने हालांकि ये जरूर है कि इजीली जो बैरियर्स था, जो कुछ बैरियर्स थे जैसे फी पेमेंट वगैरह के, तो उनको तो जरूर उसने दूर किया है। ठीक है ना, कि अब हम सिंपली फाइल कर सकते हैं आरटीआई रिक्वेस्ट को और ऑनलाइन पेमेंट जो है हम वो पे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़े से उसने ऑथर ने भी बताया नाउ हाउएवर द फैसिलिटी टू क्रिएट एन अकाउंट हैज डिसअपीयर्ड एंड द साइट फोर्सेज ऑल यूजर्स टू एंटर देयर पर्टिकुलर्स अफ्रेश ईच टाइम दे फाइल एन एप्लीकेशन। पहले ये था कि यूजर डाटा जो है वो अपनी प्रोफाइल बना सकते थे उस पर और यूजर डाटा जो है वो सेव हो जाता था, तो उसको बार बार हर बार वो डाटा पर्टिकुलर फिल नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, जो अकाउंट क्रिएशन का जो ऑप्शन था, फैसिलिटी थी, वो डिसअपीयर कर दी गई है और जो साइट है उस पे यूजर को हर बार जो है फ्रेश इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर जो है वो भरने पड़ते हैं। जो पास डाटा था एप्लीकेशंस का वो भी स्टटरिंग है और आउट ऑफ द पोर्टल कर दिया गया है, उसको बार बार कभी इन कभी आउट किया जा रहा है। जैसे अगस्त में देखें तो जो जो 2022 से पहले का डाटा था वो डिसअपीयर हुआ था विदाउट ए ट्रेस, और उसके बाद जो मीडिया है उन्होंने जब उसको रिपोर्ट किया तो गवर्नमेंट ने उसको जो है रिस्टोर किया एप्लीकेशन को। तो ये सारे इश्यूज हैं। फिर ऑथर फर्दर ये कह रहा है कि आरटीआई एप्लीकेशंस टू बी फाइल्ड ऑनलाइन, ये तो पढ़ लिया हमने। ठीक है ना। मैनी स्टेट डू नॉट हैव ऑनलाइन आर्टिकल, ये सारा पढ़ चुके हैं हम। ठीक है ना। एक्टिविस्ट की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। तो बियॉन्ड द एविडेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है उनको तो हम देख ही रहे हैं। तो जो इनके चलते जो है जो इंस्टीट्यूशंस और वेबसाइट्स जो देख रहे हैं जो आरटीआई की हम जिनके चैलेंज की हमने बात की थी, उनसे जो है डिससेटिस्फेक्शन जो है वो ग्रो हो रहा है एट द मोस्ट बेसिक लेवल, और मोर एंड मोर फर्स्ट अपील्स आर बीइंग फाइल्ड, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट अपील भी फाइल हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इंडिकेट ये कर रहा है कि जो पीपल हैं आर इंक्रीजिंगली डिससेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन दे आर रिसीविंग फ्रॉम द पब्लिक ऑफिशियल से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से जो फर्स्ट अपील से वो ज्यादा फाइल हो रही हैं। While activists have long been warned of weakening of the RTI Act, एक्टिविस्ट जो है आरटीआई एक्टिविस्ट वो काफी लंबे समय से बात करें कि आरटीआई एक्ट जो है वो काफी वीक हो गया है। मोस्ट ऑफ द डैमेज दे हैव सीन इज नॉट merely from changes in the text of the law but from the ways that various institutions or different government apparatuses discharge their duties। और ज्यादा जो वीकनिंग हो रही है वो इसलिए नहीं कि जो टेक्स्ट में चेंज हो रहा है, मतलब लॉ में आरटीआई एक्ट में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से नहीं, जो गवर्नमेंट अपरेटस है
या गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज हैं या जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो जो उनकी ड्यूटी का डिस्चार्ज सही से नहीं करे उसकी वजह से हो रहे हैं। इन द नैरोइंग ऑफ एवेन्यूज ऑफ कन्वीनियंटली फाइल रिक्वेस्ट, जो नैरो कर दिए हैं एवेन्यूज फाइल करने के ऑनलाइन पोर्टल्स की बात कर दी है बेसिकली यहाँ पे। जो फी की बात हमने की थी आईपीओ वगैरह कुछ स्टेट नहीं लेती हैं उसकी बात की है। एंड obtain information after doing so having appeals fall on unstaffed appellate bodies, और जाहिर सी बात है जो अपील्स हैं वो काफी टाइम तक पेंडिंग रह जाती हैं और जो अपीलेट अथॉरिटीज हैं वो अपॉइंटेड नहीं, इन्फॉर्मेशन कमीशन काफी जगह अपॉइंटेड नहीं हुए हैं, तो उनकी वजह से जो डिले है तो कहीं ना कहीं वो भी लिंगर ऑन हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वीकन हो रही है। ठीक है ना। व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, तो किस तरह से वो फेडरलिज्म को काउंटर कराए, क्या क्या उससे इश्यूज हैं, इसकी सारी यहाँ पे बात हुई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यह है कि सितंबर 1 को जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इट हैज सेट अप अ पैनल टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन प्लान की फिजिबिलिटी को चेक करने की बात की थी। और जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का है, it centers around the concept of synchronizing the timing of Lok Sabha and state assembly elections across all states to reduce the frequency of polls throughout the country। कि जो फ्रीक्वेंसी है पोल्स की इलेक्शंस की वो घटाई जा सके और साइमल्टेनियसली जो है एक ही टाइम पे जो है स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में इलेक्शन किए जा सके। ठीक है ना। वन नेशन वन इलेक्शन प्लान की तो हमने बात कर ली है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था जनवरी 26, 1950 को, तो फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के और साथ ही साथ जितने भी स्टेट असेंबलीज थे उन्होंने एक साथ जो है इलेक्शन किए थे 1951-52 में। उसके बाद ये प्रैक्टिस चली अंटिल 1967 के। उसके बाद ये प्रैक्टिस जो है डिसरप्ट हुई और डिसरप्ट हुई थी पहली बार जो हुई थी वो 1959 में हुई आफ्टर द सेंटर इन्वोक्ड आर्टिकल 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है ना। और जो केरल गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद तो ये सब्सिक्वेंटली तो उसमें फिर काफ़ी हुआ कि काफ़ी स्टेट्स में जो है असेंबली जो है वो डिसोल्व हुई, उसके बाद इलेक्शंस हुए, उसमें फिर बाई इलेक्शंस वगैरह हुए। ठीक है ना। व्हाट डू रिपोर्ट से अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन, तो रिपोर्ट्स के बारे में देखें तो अगस्त 2018 में जो है एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी विच वाज चेयर्ड बाय जस्टिस BS चौहान एंड उस कमीशन ने सबमिट किया था दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर नॉट फिजिबल विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें फिजिबल नहीं है साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना। एक बात तो उन्होंने ये कही थी। दूसरी उन्होंने ये बताई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, उनको आपको अमेंड एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स कराना पड़ेगा टू कंडक्ट दी साइमल्टेनियस पोल। और तीसरा ये बताया था उन्होंने कि जो इट जो कमीशन ने रिकमेंड ये भी कहता है इट रिसीव रेटिफिकेशन फ्रॉम द एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट। जो आप ये अमेंडमेंट करेंगे और जो ये लाएंगे रेटिफिकेशन, उसको आपको 50% स्टेट से जो है वो रेटिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। ठीक है ना। एडवांटेज की अगर बात करें कि क्या क्या एडवांटेज हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जो कमीशन था उसने एडवांटेज भी बताए थे। तो एडवांटेज में ये बताया था जो कमीशन है उसने, इट विल लीड टू द सेविंग ऑफ पब्लिक मनी, रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। पहला ही बताया था कि भाई जो पब्लिक मनी है वो सेव होगी। दूसरा ये बताया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे जो स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। तीसरा ये बताया था कि टाइमली इंप्लीमेंटेशन होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज का। और चौथा ये बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस है ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज रादर देन इलेक्शन, जो इलेक्शन में स्टाफ लगा रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस कर पाएगा। तो ये बेनिफिट्स भी बताए थे। ठीक है ना। उसके बाद 2018 में ही नहीं, उससे पहले भी 1999 में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि विच वाज हेडेड बाय जस्टिस BP जीवन रेड्डी, उसने भी एडवोकेट किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो ये तो हमने हिस्ट्री की बात की है, मतलब पास्ट की, कि क्या क्या कौन कौन से कमीशन हुए थे, क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन थे। अब कंसर्न्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चिंताएं जताई गई हैं। तो फोरमोस्ट कंसर्न जो है वो है इसकी फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि आर्टिकल 83(2) और अगर 172 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये स्टिपुलेट करता है कि जो टेन्योर रहेगा लोकसभा का, स्टेट असेंबलीज का रेस्पेक्टिवली, आर्टिकल 83(2) लोकसभा के लिए है और आर्टिकल 172 जो है वो स्टेट असेंबलीज के लिए, वो 5 साल का फिक्स है अनलेस डिजोल्व अर्लियर, जब तक वो पहले डिजोल्व नहीं होते थे। और जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो कि जैसे आर्टिकल 356 की हम बात करें प्रेसिडेंट रूल वाली, वेयर इन असेंबलीज कैन बी डिजोल्व अर्लियर, जहाँ पे डिसॉल्व कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो है फिजिबिलिटी को वो चैलेंज है एक तरह से। फिर तो जो सीरियस क्वेश्चन जो आते हैं वो ये है कि व्हाट वुड हैपन इफ द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स मिड टेन्योर। अगर मिड टेन्योर में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या इलेक्शन जो है हर स्टेट और हर मतलब
हर स्टेट में जो है वो दोबारा से होंगे, या हर स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया जाएगा उन स्टेट्स में। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, amending the constitution for such a significant change would not only necessitate extensive consideration of the various situations and provisions, but would also set a concerning precedent of for more constitutional amendment। जाहिर सी बात है, आप ये अमेंडमेंट तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपको और बहुत सारे अमेंडमेंट जो है और करने पड़ जाएंगे, और एक तरह से प्रेसिडेंट हो जाएगा कि इस तरह के और अमेंडमेंट जो है आते जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा जो कंसर्न जताया वो ये है कि जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, इट डज नॉट स्क्वायर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ ये नहीं होता है, क्योंकि जो ये नोशन है वो एक तरह से पूरे नेशन को जो है एज ए वन बता देगा, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा जो कंटेंट है आर्टिकल 1 का। जो आर्टिकल 1 है, इट एनविसाजेस इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब कुछ बच्चों को डाउट ये होता है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो एक तरह से फेडरल कैरेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मत सोचे यूनियन ऑफ स्टेट फेडरल कैरेक्टर नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये बहुत सारी स्टेट्स हैं, वो सारी मिलके उन्होंने एक यूनियन बनाया हुआ है, दैट इज इंडिया, ठीक है ना। तो ये फेडरल कैरेक्टर है यूनियन ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 1 जो है वो बताता है। तो फीचर्स में अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म वाली जो फीचर्स है, तो उसमें आर्टिकल 1 जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो फेडरल फीचर है। तो कहीं ना कहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, उसके कॉन्ट्राडिक्शन में जाता है। तीसरा जो चैलेंज बताया, कंसर्न बताया, दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिकरेंट इलेक्शंस कैन बी सीन एज बेनिफिशियल इन डेमोक्रेसी एज इट अलाउज वोटर्स टू हैव देयर वॉइसेज हर्ड मोर फ्रिक्वेंटली। जो ज्यादा फ्रीक्वेंट इलेक्शंस या रिकरेंट इलेक्शन देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ये है वो अलाउ करता है वोटर्स को कि उनकी आवाजें सुनी जाएं, उनके जो इशू जो वो उठा रहे हैं वो सुने जाएं। क्योंकि अंडरलाइंग इशूज ऑफ नेशन स्टेट पोल्स आर डिफरेंट, द प्रेजेंट फ्रेमवर्क प्रिवेंट द ब्लेंडिंग ऑफ इशूज एंश्योरिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। जो इशूज हैं नेशन लेवल पे और स्टेट लेवल्स पे वो अलग अलग हैं, और जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें इलेक्शन साइमल्टेनियसली करनी पाते हैं, तो इट विल ब्लेंड जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क अभी है कि स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं और जो नेशनल इलेक्शन चलाते हैं, ये रोकता है कहीं ना कहीं उन इश्यूज को या उन अकाउंटेबिलिटी को या रेस्पॉन्सिबिलिटी को ब्लेंड होने से, जो स्टेट गवर्नमेंट की या नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की होती हैं, तो वो इश्यूज ब्लेंड नहीं होते एक तरह से, ठीक है ना। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो हाइलाइटेड द सब्सटेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंट इलेक्शन। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने इस डिसीजन के रिगार्डिंग जो उन्होंने बताया, वो ये बताया कि जो फ्रीक्वेंट जो इलेक्शंस होते हैं उनसे ज्यादा कॉस्ट आती है, लेकिन दिस नोशन इज मिसलीडिंग। उन्होंने बताया कि ये नोशन जो मिसलीडिंग है। उन्होंने यहाँ पे जो एक आर्टिकल है वो उसका भी जिक्र किया है, उसमें ऑथर ने कंटेंट किया था कि जो इलेक्शन कमीशन से एक्सपेंडिचर है वो लगभग 8,000 करोड़ है ओवर 5 ईयर्स का, और इट अमाउंट्स टू ₹1500 करोड़ एनुअली, या फिर 27 रुपए पर वोटर पर ईयर जो है वो खर्चा आता है। और इट कैन बी कंसिडर्ड अ मैसिव एक्सपेंस फॉर मेंटेनिंग द प्राइड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। क्या ₹27 पर वोटर पर ईयर का खर्चा जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्या उसको आप मैसिव एक्सपेंस कंसीडर करेंगे इन मेंटेनिंग द प्राइड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी? तो ये ऑथर ने ये जो यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग दिस। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हाउ स्ट्रीमिंग कंपनीज आर यूजिंग हॉलीवुड राइटर। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा नहीं, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो एआई के आने से जो है उसका जो बेनिफिट उठाया गया है, एक तरह से हॉलीवुड राइटर्स स्ट्राइक पे चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट एआई ने उठाया है। यही इसी के रिगार्डिंग ये पूरी डिबेट है। तो दिस इज इट। होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके। थैंक यू।